बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज बहुत ही गर्मा गर्मी रही जनाब, और बहुत सारे मौजूआत हैं जिन पर बात करना मकसूद है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज हेयरिंग की और वहां पे क्या बातचीत हुई, ये चीजें किस तरफ जा रही हैं, इस पे बात करेंगे। जेल भरो तहरीक पे बात करेंगे। और इसके अलावा मोहतरमा मरियम नवाज ने आज जो सरगोदा में तकरीर की, उसके चंद नुकात पर भी बात करेंगे। इन तमाम मौजूआत पर गुफ्तगू का आगाज करने से पहले वही पुरानी गुजारिश की, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जनाब मन, बात यह है कि चीजें अब बिल्कुल जो है ना वो अपने फाइनल फेज में दाखिल हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज खुद नोटिस के हवाले से समाअत का आगाज किया है और तमाम मुतलका फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। उसका मतलब ये है कि वो जो पेंडिंग दरखास्तें थी केपीके असम्बली और जो पंजाब असम्बली के स्पीकर्स थे उनकी तरफ से, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने उन दरखास्तों को, जो आईनी दरखास्तें थी जिनका मकसद भी यही था कि इलेक्शन की तारीख में जो तातुल है या उसके ऐलान में जो ताखीर है, उस ताखीर को दूर किया जाए और ये चीजें जो है वो वाज़ेह तौर पर सबके सामने आ जाएं। उनको लेने की बजाय उन्होंने उस नोट का सहारा लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि एक 2 रुकनी बेंच ने ये नोट लिखा था चीफ जस्टिस को, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ार नकवी। तो अभी इस पे समाअत का आगाज हुआ ही था और बड़े जानदार किस्म के रिमार्क्स आए चीफ जस्टिस की तरफ से कि आइन की खिलाफ वर्जी तो किसी सूरत नहीं होने देंगे। और कम वक्त में वाला जो मामला है कि आर्टिकल 224 जो कहता है कि 90 दिन के अंदर होंगे, तो इसका मतलब यह है कि 90 दिन के अंदर ही होंगे। हाँ, कुछ सूरत हाल बहुत इंतहाई खराब हो जाए तो इसका मतलब यह है कि ये बात उनके ज़हन में है कि ये चीज उनके सामने रखी जाएगी। तमाम सियासी जमातों को भी बुला लिया गया है, इलेक्शन कमीशन को भी बुला लिया गया है, सदर ममलकत को भी बुलाया गया है बतौर पार्टी। तो इसमें अब तमाम चीजें जो हैं वो अदलिया के रिकॉर्ड पे आ जाएंगी। और आज जो स्टांस कोई भी सियासी जमात लेगी वो बड़ी देर तक उसके साथ चलेगा। ये नहीं हो सकेगा कि आप जो बात करेंगे वो हवा में जो है वो नशर होकर खत्म हो जाएगी। जब आप किसी केस में जाके प्लीड करते हैं और कोई तहरीरी जवाब दाखिल कराते हैं या अपना मौक़िफ़ देते हैं, फिर उससे रूगर्दानी इतनी आसान नहीं होती। हमारी जो बेशतर सियासी अशराफिया है उसका बड़ा अलमिया ये है कि वो अभी तक 90 की दहाई में जिंदा है, और उनको लगता ये है कि जिस तरह से पहले चीजें फेड आउट हो जाती थी और लोग भूल जाते थे, लोगों की याददाश्त कमजोर थी, तो अभी भी ये होगा। हालांकि उनके साथ बहुत सारे हाथ हो चुके हैं, उनको लग रहा है पता कि अब लोग बात भूल नहीं रहे और लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज है वो बड़ी क्लियर होती जा रही है। लोगों को पता है कि किस इशू पे कौन कहाँ खड़ा है और कौन ठीक है और कौन गलत है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को इस तरह की कहानियां सुनाएं जिसकी बाबत मैं आगे चल के बात करूंगा, तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है कि इस वक्त जो हमारी सफ़े अव्वल की जो क़यादत है या लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो अपने जाती मकासद के लिए और अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए मुल्क कौम और अवाम के मुफाद को दाव पर लगाए हुए हैं। बहरहाल ये फैसला तो अब अदालत ने करना है, 9 जजेस का बेंच है। बेंच के हवाले से अर्ज कर दूंगी कि बेंच में 2 जज साहिबान के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये उस नोट के ऊपर आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था जिसमें जस्टिस मज़ार नकवी जिनका ऑडियो टेप के हवाले से जिक्र है। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है उन्होंने इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने तो ये भी कहा कि वो खुद को इसकी समाअत से अलग करते हैं, लेकिन उसको अब आगे चल के क्या करते हैं, वो कल क्या करेंगे और फिर मंडे वाले दिन जब तफसीली समाअत का आगाज होगा तो वो क्या करेंगे। लेकिन ये बात जाहिर है कि जिस तरह से माजी में मुस्लिम लीग नून की कोशिश करती रही है कि अदलिया में तफरीक की जाए और उस तफरीक का फायदा उठाया जाए, कभी किसी बार काउंसिल का प्लेटफॉर्म यूज किया जाए और कभी किसी दूसरी बार काउंसिल का प्लेटफॉर्म यूज किया जाए, वकला को तकसीम किया जाए। हालांकि वकला ने माजी में जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक थी तो उन्होंने इत्तेहाद के जरिए बड़े
जबरदस्त मकासद हासिल किए थे और वो एक तरह से पाकिस्तान में जमहूरियत की वापसी की तहरीक बन के रह गई थी। और वो के बहुत सारे लोगों ने इफ्तिखार चौधरी साहब से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी जो पूरी नहीं हुई, लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए कौन सी बात है जो कि हासिल नहीं हो सकती, कौन सा मकसद है, कौन सा पर्पज है जो सर्व नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाहमी तकसीम जो है वो हर जगह पे कार फरमा नजर आती है, जिसके नुकसानात मिन कौम हम सबको भुगतना पड़ते हैं। अब ये समाज शुरू हो गई है जनाब, और कुछ लोग इस पे एतराजात उठा रहे हैं जी कि फलां फलां जज को मिस क्यों किया गया। तो चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है कि वो बेंच बनाते हुए अपनी मर्जी के जज उस बेंच में रखे। 9 रुकनी बेंच है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये जो है बेंच फिक्सिंग हो रही है। अब मैं ये समझने से कासिल हूं कि जब आइन का एक आर्टिकल कहता है कि कम वक्त में आपको 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं, तो उसकी दूसरी तोज़ी ये कैसे कर लेंगे। लेकिन खैर ये जादूगर लोग हैं, ये शरीफुद्दीन पीरज़ादा टाइप के वकला जो हैं वो इनके साथ रहे हैं, उनके ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहे हैं। तो लगता यही है कि इनके ज़हन में कुछ और बात थी जो पूरी नहीं हो रही। इसको मैं अगर मोहतरमा मरियम नवाज की तकरीर के साथ जोड़ना चाहूँ तो उन्होंने कहा कि फलां जज और 5 का डोला और 4 का टोला, तो जस्टिस आगम निसार ने ये किया और जो जस्टिस थे खोसा साहब उन्होंने ये किया, और फिर मौजूदा 2 जजेस का नाम लिया उन्होंने, नकवी साहब का और इजाजुल हसन साहब का। तो मैं उनको याद करा दूं कि वो बहुत से नाम लेना भूल गई हैं। ये जो उनकी तरकीब है ये बड़ी पुरानी है। ये आपने पुरानी शराब जो है एक नई बोतल में भर के हमारे सामने दोबारा रखने की कोशिश की है। ये फार्मूला तो बड़ा पुराना है और बड़ा जाना बुझा है। जब जस्टिस सज्जाद अली शाह के दौर में सुप्रीम कोर्ट में हमला हुआ था और जजेस को भागकर जाना पड़ा था, तो ये कुर्रा इम्तियाज भी मुस्लिम लीग नून की जमात को हासिल है कि इन्होंने अदलिया पर हमला किया था। इसी तरह से वो गालबन जो साबिक सदर भी रहे पाकिस्तान के जस्टिस रफीक तारड़ साहब, उनका नाम लेना भी भूल गई, उनकी ग्राहक कदर खिदमात का हवाला देना भी भूल गई। जस्टिस जो सईदुज्जमा थे उनका नाम भी नहीं लिया उनकी तकरीर में। और सबसे बढ़कर जो वफात पा गए, अल्लाह इन सब की मगफरत करे, जो जो इनमें से वफात पा चुके हैं, जस्टिस जो कयूम है उनका नाम भी नहीं लिया आपने। बाकी नाम आपको सारे याद रहे। आपने कुछ जर्नलों के नाम भी लिए। खैर मैं किसी का ब्रीफ तो नहीं कैरी करता कि फलाने ने ये किया तो फलाने ने ये किया, तो आप मेहरबानी फरमाती हैं और ये भी बताती हैं कि जनरल ज़िया ने क्या किया था और किस तरह से ये सारे मामला शुरू हुए थे। हम आगाज से क्यों नहीं देखते कि ये चीजें शुरू कहां से हुई थी। तो बहरहाल अपनी अपनी पसंद का सच सब बोलते हैं और सबको अपनी अपनी पसंद की सच बोलने की आजादी है। लेकिन ये जो तकारीर का सिलसिला है मेरे हिसाब से ये नुक्ता आगाज है। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। अब मुस्लिम लीग नून को नजर आ रहा है कि जिस तरह से समाज शुरू हो गई है, तो अब इसको मुतनाज़ा बनाया जाए। अगर इलेक्शंस का ऑर्डर आता है तो उसको मुतनाज़ा बनाया जाए और इसमें बिलखसूस अपनी पुरानी लाइन पर जाने की कोशिश की जाए, शहीद होने की कोशिश की जाए, इक़्तिदार से रुखसती का कोई ऐसा फार्मूला निकाला जाए कि जिसमें वो बिलाखिर एक मजलूम बनकर उभर सकें कि देखें जनाब हमारे साथ फिर बड़ा जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, हमें हुकूमत से निकाल दिया। मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई कोशिश कामयाब होगी, लेकिन बहरहाल वो दोबारा वोट को इज्जत दो के नारे पर जाने की कोशिश कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को बैक वक्त वो निशाने पर रखे हुए हैं और उनको लगता ये है कि इस तरह से वो अपने उन वोटर्स को जो कि मायूस हो गए थे, जिनको लगता ये था कि जब वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया था तो बड़ी कोई असूली और कानूनी बात हो रही है, लेकिन जब डील होगी तो उसके बाद सारे असूल भी वापस चले गए और वोट वापस आ गया वोट की जगह पे, और हमने उस चीज को इज्जत दी जिसको इज्जत नहीं देनी थी। तो इनका ख्याल ये है कि शायद लोग भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि लोग भूलेंगे, लेकिन ये तारीख है और पाकिस्तान की तारीख को मैं और आप मसख नहीं कर सकते, ना बदल सकते हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं मसख करने की, डिस्टॉर्ट करने की, लेकिन लोग अब इतने मासूम नहीं रहे। अगर मैं आपको याद दिला दूं कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा था कि मियां साहब आप फिक्र न करें, इस कौम का आपसा बहुत कमजोर है और ये लोग चंद दिनों में भूल जाएंगे। ये पनामा पेपर्स की जब केस की समाअत हो रही थी तो उन दिनों की बात है। लेकिन मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि
वो जो मामला था वो लोगों को भूलने नहीं दिया। दो लोग थे, एक का नाम था इमरान खान और दूसरे का नाम था अरशद शरीफ। अरशद शरीफ ने जिस तरह से उन केसेस का फॉलोअप किया, जिस तरह से परसू किया, वो वाकई सहाफत की दुनिया में काबिल तारीफ और काबिल तकलीद है। उसकी कल सालगिरह थी और ठीक इन्हीं दिनों में हम लोग मॉस्को गए हुए थे, रशिया थे। वो जो वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम का दौरा रूस था, उसकी कवरेज के लिए। तो खैर बहुत सारी चीजें हैं जो अरशद शरीफ के हवाले से उदास और गमगीन कर देती हैं, उन पे भी अलग से बात करेंगे। और ये जो जेल भरो तहरीक है, इसके नताइज को भी देखना है, क्योंकि एक तरफ से जो है वो नंबर घटाकर पेश किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ से नंबर बढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं। अजीब मखमसा है कि हम घटाने और बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। आज स्टॉक एक्सचेंज एक मरतबा फिर 319 पॉइंट या 329 पॉइंट नीचे चली गई है। तो ये सारा नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के सरमायाकारों का नुकसान हो रहा है, जिसका अल्टीमेट नुकसान जो है पाकिस्तान की मईशत को होगा। 76 लोग हैं जी लाहौर के एक जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे ज्यादा नंबरों का दावा करती है और पीटीआई 76 से भी बहुत कम लोगों का को तस्लीम करती है। जो निगरान हुकूमत की गिरफ्तारी के हवाले से नंबर आ रहे हैं कि उन्होंने इतने नंबर गिरफ्तार किए। उसमें भी एक प्रॉब्लम यह है कि शाह महमूद कुरैशी समेत इन तमाम लोगों को दाएं बाएं की जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे ख्याल में इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं। जिन लोगों ने कुर्बानी दी है अपनी गिरफ्तारी के हवाले से, उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, वो अब कुर्बानी देने वाले लोगों में शुमार होंगे। और डेफिनेटली जब कभी दोबारा पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो वो इसके बदले में कुछ ना कुछ इजाफी मराद के हकदार जरूर करार पाएंगे। पेशावर वाली जो फ्रेंकली स्पीकिंग जो जेल भरो मुहिम के हवाले से आज का दिन था, तो वहां के नंबर मेरे हिसाब से जरा कमजोर दिखते हैं मुझे। वो इतने कम भी नहीं है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन लेवल से जरा कम है, चूंकि केपी के तो वो बेस है जहां से इमरान खान जो है वो ताकत पकड़ता है, वो जो उसकी ताकत का मंबा है, वहां से नताइज ऐसे नहीं हुए। बल्कि एक वीडियो देखने को मिली जिसमें वो एक साहब आए, उन्होंने वो पुलिस की वैन को हाथ लगाया, दरवाजा खोला, तस्वीरें बनवाई, वीडियो सेशन करवाया और भाग गए। तो अगर आपने इस तरह की गिरफ्तारियां पेश करनी है तो आप मेहरबानी करें, आप नहीं करें। और इमरान खान साहब की अपनी गिरफ्तारी और जमानत के हवाले से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और जल्दी या बदीर इमरान खान को इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद हैं, उसके लीडर हैं, उसके चेयरमैन हैं, तो भाई आप लोगों से कितनी देर तक कुर्बानियां मांगेंगे? लोग दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन इमरान खान खुद गिरफ्तारी देगा, उसके बाद गिरफ्तारी देने वालों के जोश और जज्बे का कुछ और ही मंजर होगा, वो देखने वाला होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान अभी इस बारे में सोच रहे हैं। हालांकि मेरा ख्याल ये था कि पेशावर उनको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, लेकिन पेशावर के हवाले से इतलात ये है कि वहां की हुकूमत शायद जो है वो पंजाब से भी ज्यादा हॉस्टाइल है पीटीआई के हवाले से। तो आने वाले दिनों के दामन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखते हैं कि ये सब कुछ हमें और पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान और मेरी और आपकी हिफाजत करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।